नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 13 जनवरी 2024 के द दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, दैनिक क्विज को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर के फॉर्म भरें गूगल फॉर्म को, और आप 1 बाय 1 आपकी काउंसलिंग सेशन आयोजित किया जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी आसान हो सकेगी। दोस्तों, इस दैनिक क्विज को अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के समक्ष है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। फसल उत्सव और राज्य। तो दोस्तों, आज से 13 जनवरी शुरू हो गया, तो हमारे देश की राष्ट्रपति ने इस पर जो है बधाइयां दी हैं। फसल उत्सव शुरू हो गया है। माघ बिहू, बंगाला, नुआखाई, नबन्ना, ये सब फसल उत्सवों के नाम हैं जो हमारे राज्य में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको उत्तर इसमें बताना है कि इसमें दिए गए कितने युग्म सुमेलित हैं, केवल एक, केवल दो, या केवल 3 युग्म, या सभी चारों। इसका उत्तर दीजिए। इससे आधारित हम लोग खबर देखते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है। द्रौपदी मुर्मू जी ने, यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने बधाइयां दी हैं लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मकर संक्रांति का समय आ गया है। गुजरात, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और पंजाब में यह मनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं बैसाखी पंजाब और हरियाणा, ठीक अलग अलग नाम है। लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल, लोहड़ी पंजाब में, बोहाग बिहू असम में मनाया जाता है, ठीक है। बंगाला मेघालय और असम में मनाया जाता है। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है, नबन्ना वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, और विशु केरल और कर्नाटक में मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा या महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो अब आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे, आशा करता हूं। इसमें क्या होगा? माघ बिहू असम, बंगाला यह गलत है, केरल नहीं होगा। नुआखाई ये भी गलत है, उड़ीसा होगा, ध्यान रखेंगे। अभी ऊपर ही हम लोगों ने बात किया था। नबन्ना वेस्ट बंगाल है। तो पहला और चौथा यानी 2 कथन, 2 युग इसमें सुमेलित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो है हमने यही तो बताया था ना, बंगाला कहाँ है? असम और मेघालय है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दे रहा है? केरल दे रहा है। तो ये भी गलत हो जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। स्वामी विवेकानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने विवेकानंद नाम अपनाया था। दूसरा कथन है 1899 में बेलूर मठ की स्थापना की थी। तीसरा है 19वीं सदी के रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य के रूप में उन्होंने कार्य किया। ये भी एकदम यहाँ पर देख सकते हैं 3 कथन दिया गया है। तो अब इसमें आपको बताना है कितने सही हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या तीनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप लोग दीजिए। तब तक हम लोग खबर देख लेते हैं। पीआईबी में यह आया हुआ है दोस्तों, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आप देख सकते हैं विजन इंडिया का विमोचन किया इनकी जयंती के शुभ अवसर पर, और भारत को विकसित भारत के रूप में विकसित करके विवेकानंद के मिशन को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। तो यह आज उनकी 100 यानी 12 जनवरी को 161वीं जयंती मनाई गई। और इस तरह से स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल अम्फफल्ला के 54वें स्थापना दिवस पर एक समारोह को संबोधित किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्वामी विवेकानंद जी, तो 12 जनवरी को यानी कल ही के दिन उनका जन्म हुआ था। 1863 को इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में, ठीक। यह वेदांत और योग को वैश्विक स्तर पर, भारतीय दर्शन को वैश्विक स्तर पर परिचय कराया इन्होंने। और 1893 का शिकागो तो सुना ही होगा आप लोगों ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता या वास्तुकार कहा था। रामकृष्ण परमहंस के या शिष्य के रूप में कार्य किए थे। 1899 में बेलूर मठ की स्थापना की और 97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 1902 में इनकी मृत्यु हो गई। यह थे स्वामी विवेकानंद, युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, इवन सभी के लिए। तब ऐसे में आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। इसका उत्तर क्या होगा? पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा, तीनों कथन सही है, अतः उत्तर इसका सी होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में। देखिए सीधे सीधे शब्दावली यहाँ है, यहां से प्रश्न सीधे आ जाता है। देखिए दिया गया इसमें कि यह उपभोक्ता, अब देखिए यहां पर दिया है, यह थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। अब देखिए अगर आपको सीपीआई पता होता तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर देते और देंगे। अभी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। दूसरा है सीपीआई के लिए आधार वर्ष 2004-05 है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? आप लोग उत्तर दीजिए, तब तक हम लोग थोड़ा सीपीआई और इससे संबंधित खबर देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है, सीपीआई डाटा, आर यू बेटर और वर्स ऑफ ओवर द लास्ट 5 और 10 ईयर। तो लास्ट 5 से 10 साल में क्या रहा स्थिति, अच्छी थी या बदतर? और दोस्तों यहाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात की जाए तो यहाँ समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की एक श्रृंखला के लिए उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली औसत खुदरा कीमतों की में बदलाव को मापता है और इसका आधार वर्ष 2012 है। और खुदरा मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति भी कहा जाता है, यानी मूल्य वृद्धि जिसमें उपभोक्ताओं को निपटना पड़ता है। और खुदरा मुद्रास्फीति डेटा नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मुद्रास्फीति का माप है जिसे केंद्रीय बैंक आरबीआई तब ध्यान में रखता है जब वह अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को बढ़ाने या कटौती करने का निर्णय लेता है। तो यह जो है इसे ध्यान रखेंगे। यह अब आप इसका उत्तर दे चुके होंगे। यहाँ पर उत्तर इसका डी हो गया, ये भी गलत है, 2012 है और यह वस्तुओं की औसत परिवर्तन को मापता नहीं है। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। यही तो हमने बताया कि सेवाओं की एक श्रृंखला के लिए उपभोक्ताओं के भुगतान की जाने वाली औसत खुदरा कीमतों में बदलाव को मापता है, यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत में चुनाव आयोग में नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए चुनाव आयोग का अभी हाल ही में खूब चर्चा में रहा, उसमें संशोधन कर दिया गया है जिसकी सलाह पर इनकी नियुक्ति होगी। उस सलाहकार बोर्ड में मुख्य न्यायाधीश को शामिल ही नहीं किया गया है। अब उनके पास आया हुआ है तो उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो सीईसी को केवल, अब देखिए यहाँ केवल शब्द दे दिया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। संसद द्वारा एससी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। दूसरा, संविधान सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। तो अब यहाँ पर अब आपको इसका उत्तर देना है, तब तक इससे संबंधित हम लोग खबर देख लेते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी नया कानून बनाया गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को नहीं शामिल किया गया है, रोक लगाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर एक पैनल द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का इसमें प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि चुनाव आयुक्त कहाँ है, तो संविधान के भाग 15 में निहित है। अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में, यानी 5 अनुच्छेद हैं, जिसमें भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त होता है। तो अब देखिए यहाँ पर चयन के लिए कोई विशेष विधायी प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। उसके पास अपने विवेक से इस्तीफा देने का, इस्तीफा भी दे सकता है या उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। और सीईसी को हटाना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान संसदीय प्रक्रिया का पालन करना। तो इस तरह से किसी अन्य ईसी को हटाने के लिए क्या होता है, केवल सीईसी की सिफारिश के आधार पर ही हटाया जा सकता है, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर अन्य आयुक्तों को हटाया जा सकता है। अब आशा करता हूं कि इसका उत्तर आप लोग दे चुके होंगे। इसमें जो है दूसरा तो सही है, पहला यहाँ केवल संसद दे दिया, इसी वजह से यह गलत हो जाता है। अब यानी उत्तर इसका हो गया क्या, केवल 2 हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग
अगले प्रश्न की ओर 2022 में आया हुआ है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नन्नुका चंदेल वंश दिया है, जय शक्ति परमार वंश दिया है, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर और प्रतिहार वंश, भोज दिया है राष्ट्रकूट। अब इसमें कह रहा है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। यहां पर आपको उत्तर इसका दीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। चंदेल, चंदेल के नाम से इनको जाना जाता है, चंदेला को। मध्य भारत से उत्पन्न एक भारतीय राजपूत वंश था। यह भारतीय इतिहास में चंदेल या जेजा विमुक्त राजवंश के रूप में जाना जाता था। तो महोबा खंड में, और यह 954 ईस्वी में खजुराहो के शिलालेख से पता चलता है कि चंदेला राजवंश के उद्घाटन सम्राट नन्नुका ऋषि चंद्रत्रे के वंशज थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बदले में प्रसिद्ध वैदिक ऋषि अत्रि के यह पुत्र थे। और जय शक्ति परमार वंश के बजाय चंदेल वंश की सदस्य थी। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और गुर्जर प्रतिहार राजवंश, जिसमें 2 मध्ययुगीन हिंदू भारतीय राजवंश शामिल थे, जिसमें 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक मंडोर मारवाड़ में हरिश्चंद्र वंश का शासन देखा जाता है, जो अक्सर एक सामंती स्थिति रखते थे। इसके साथ ही नागभट्ट वंश ने शुरुआत में 8वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी तक उज्जैन और बाद में कन्नौज में शासन किया। जबकि अन्य गुर्जर वंश मौजूद थे, उन्होंने प्रतिहार उपनाम नहीं अपनाया। इन्होंने नागभट्ट वंश के राजाओं ने। और इस तरह से 9वीं सदी की शुरुआत के जटिल और खराब दस्तावेज वाले युद्धों में, जिनमें प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शामिल थे, नागभट्ट द्वितीय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ध्यान रखिएगा, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी नागभट्ट द्वितीय उत्तरी भारत में सबसे प्रभावशाली शासक के रूप में उभरा और उसने कन्नौज को अपनी नई राजधानी के रूप में बनाया। उनके पुत्र रामभद्र के आसपास नागभट्ट द्वितीय के उत्तराधिकारी बने। और गौरतलब हो कि मिहिर भोज परमार वंश के थे, ये ध्यान रखेंगे, भोज। तो यहां पर अब आप इसका उत्तर दे चुके होंगे। नानुका चंदेल वंश एकदम क्लियर है। जय शक्ति परमार नहीं, जय चंदेल वंश की सदस्या थी। और भोज अभी मैंने बताया ना, मिहिर भोज परमार वंश के थे, ये भी गलत हो गया। अब बचा गुर्जर प्रतिहार पाल नागभट्ट द्वितीय। तो यह पहला और तीसरा यानी 2 कथन सही, यानी 2 युग्म सही है। उत्तर केवल बी हुआ। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। कालाराम मंदिर, यहां पर आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र के नासिक में अपने रोड शो के बाद प्रधानमंत्री ने 12 जनवरी को शहर के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी के तट पर कालाराम मंदिर का दौरा किया। तो गोदावरी नदी कहां बहती है? गोदावरी नदी यहां पर अगर हम लोग देखें तो यह जो है, यह देख सकते हैं, यह गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो यहाँ मानचित्र में थोड़ा सा हम बना करके आपको दिखा देते हैं। ये गोदावरी नदी त्रयंबकेश्वर से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यह महाराष्ट्र में पंचवटी क्षेत्र है। ठीक, तो भगवान राम की महाकाव्य कहानी में वर्णित कई महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ घटित हुई हैं। यानी राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान यहाँ पर पंचवटी भी, यानी घने जंगल दंडकारण्य में उन्होंने बिताए, जिसका पंचवटी भी एक हिस्सा था। तो पंचवटी नाम इस क्षेत्र में 5 बरगद पेड़ों के अस्तित्व के कारण पड़ा था। तो यह जो है भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के यहाँ कुटिया स्थापित की, क्योंकि 5 बरगद के पेड़ों की उपस्थिति ने इस क्षेत्र को शुभ बना दिया था। तो इस तरह से पंचवटी क्षेत्र से ही लंका के राक्षस राजा रावण ने सीता का अपहरण किया था। तो यह इसलिए यह चर्चा में आ गया है। और दोस्तों बता दें, ये कालाराम मंदिर 1930 में डॉक्टर अंबेडकर, मराठी शिक्षक पांडुरंग सदाशिव साने, जिन्हें साने गुरुजी कहते थे, इन लोगों ने मंदिरों में दलितों के प्रवेश की मांग के लिए आंदोलन किया था। ये वही कालाराम मंदिर है, यह भी चर्चा में था। इवन डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक लाइफ एंड मिशन में सत्याग्रह, धनंजय कीर की जो पुस्तक है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में सत्याग्रह के वृत्तांत के बारे में उन्होंने बाबा साहब जो है बताया था। और इस तरह से वह आंदोलन लड़े थे इस मंदिर में प्रवेश के लिए।
तो यहाँ पर कीर ने यही लिखा था कि कालाराम मंदिर में सत्याग्रह 1935 तक जारी रहा और इससे पहले 1927 में अंबेडकर ने सार्वजनिक स्थानों पर पानी का उपयोग करने के लिए दलितों के अधिकारों पर जोर देने के लिए एक और सत्याग्रह शुरू किया था। तो ये जो कालाराम मंदिर का नाम भगवान की एक काली मूर्ति से लिया गया है, क्योंकि कालाराम का शाब्दिक अनुवाद जो है कालाराम है। गर्भगृह में राम, सीता और लक्ष्मण की जो मूर्तियां हैं और मुख्य रूप से हनुमान की एक काली मूर्ति है। यह कालाराम मंदिर जो संस्थान, इसके बारे में कहा जाता है, वेबसाइट में देखकर यही पता चला है कि 1792 में सरदार रंगाराव ओधेकर के प्रयासों से किया गया था। यह ओधेकर साहब ने कहा कि गोदावरी में भगवान राम की एक काले रंग की मूर्ति का सपना आया था और उन्होंने मूर्तियों को नदी से बरामद किया और मंदिर का निर्माण किया था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसे ध्यान रखेंगे। और मुख्य द्वार पर इसमें 14 सीढ़ियां हैं, राम के 14 वर्ष के वनवास को यह दर्शाती हैं। तो यह भी ध्यान रखेंगे, आर्ट एंड कल्चर से इसे जोड़ा जा सकता है। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीएससी में अगर एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग यह गूगल फॉर्म भरें और 1 बाय 1 अपना काउंसलिंग सेशन जरूर करें। और आज के लिए आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक? तो विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था, किस ईयर में भाग लिया था, ठीक? विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग दीजिएगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद।